Hello everyone, I'm Dheeraj Kharbanda, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जिसे कि आप कह सकते हैं डीसा क्वालिफाइड, एमबीए फाइनेंस एंड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं आप लोगों के साथ इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट करूंगा। आई एम प्रोफेशनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरा मेन मोटिव इस पर्टिकुलर क्लास में आप लोगों के साथ थियोरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिकल व्यू भी रखना होगा अपना। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं आपको आईटीआर फाइलिंग भी सिखाने वाला हूं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 साल से कोविड का टाइम चल रहा है, 2020, 2021। हम सभी बच्चे, आप सभी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन आप सभी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन के देखिए अगर बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं कि जो मजा हम लोगों को लाइव क्लासेस में आया करता था या लाइव जब आप कॉलेज में जाया करते थे तब जो आपको मजा आया करता था, वो सभी चीजें आप सभी मिस कर रहे होंगे। तो मैं बहुत जल्दी ये आशा करता हूं कि हमारे जो दिल्ली है या हमारी जो कंट्री है जहां पर ये कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह अभी ओपन नहीं हुए हैं, ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएं और एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में हम अपनी स्टडीज को पहले की तरह कंटिन्यू कर सकें। आप लोगों को बिल्कुल भी बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और जीएसटी जो कि 2017 में आया है वो पढ़ा रहा हूं। उससे पहले भी मैं इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों को पढ़ाया करता था। तो अभी आप सभी बच्चे 3rd सेमेस्टर में हैं। इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपके साथ जो सिलेबस है बच्चों, मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं या बीकॉम प्रोग्राम की बात करूं, बच्चा कहता है सर दोनों में डिफरेंस क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। मैं पहली बात डिफरेंशिएट करता ही नहीं हूं एक ऑनर्स के बच्चे को प्रोग्राम के बच्चे से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने जा रहे हैं और वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका नाम है बच्चों इनकम टैक्स। सबसे ज्यादा अगर आपकी लाइफ में अगर कोई लाइव सब्जेक्ट रहेगा या आया है तो वो यही सब्जेक्ट है। आज से पहले आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो रियल लाइफ से आप उन्हें कहीं रिलेट नहीं कर पाते थे। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। आप आज नहीं तो कल कभी ना कभी इनकम को अर्न जरूर करेंगे। इसीलिए आप सभी बच्चे स्टडीज कर रहे हैं। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप सभी ने अपनी इनकम को अर्न करना है। तो जब भी आप बच्चों इनकम को अर्न करेंगे तो आपके सामने एक पर्टिकुलर टैक्स नजर आएगा जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। अभी तक मैंने बच्चों कोई भी टैक्स से रिलेटेड बात आपके सामने नहीं रखी है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में रखने वाला हूं। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बहुत सारे पास स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, जब हम लाइव क्लासेस लिया करते थे बच्चों, एट अ टाइम एक पर्टिकुलर क्लास में हमारे पास मोर देन 80 to 100 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। मल्टीपल बैचेस हम लोग लिया करते थे। मजा उसी में आता था जब बच्चा भी अपनी क्वेरीज लाइव सेशन में हमसे पूछा करता था। बट अब जो सिनेरियो है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर इन केस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोबारा से ओपन हो जाता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और हम क्लासेस को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे। आई सेड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन को बंद कर देंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बच्चों हमारा चलना ही है। और जो बच्चे दिल्ली में हैं या पास रहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, तो वो आकर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों ले पाएंगे जब एनवायरनमेंट हमारा अलाउ करेगा, गवर्नमेंट हमारी अलाउ करेगी। तो उससे पहले हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में आपको बता चुका हूं। तो आइए जरा आप सभी बच्चा पूछता है सर एक बात बताओ, क्या हमें कोई बुक परचेज करनी है? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बच्चों, इनकम टैक्स पूरे सब्जेक्ट में आपने कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है। तो आप सोचेंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा चैप्टर वाइज, एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पूरे सिलेबस के नोट्स एक साथ दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। उससे क्या होता है, बच्चा आगे की तरफ जाता है तो पीछे का छोड़ देता है। तो मैं जिस सीक्वेंस में आप लोगों को लेकर चलूंगा उसी सीक्वेंस में आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना होगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम करने वाले हैं बच्चों। आप अपने सीनियर से बात करके देखिएगा कि सीए धीरज सर से अगर आप पढ़े हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने 2-3 क्लासेस बच्चों देखनी है। पहली हमारी जो 2 क्लासेस होंगी, फर्स्ट 2 क्लासेस हमारी डेमो क्लासेस होंगी। थर्ड क्लास ऑनवर्ड जब भी आपको देखना होगा, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी, तो आपको बच्चों फीस पे करनी होगी। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, 5000 रुपीज बच्चों हमारी फीस है। 500 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। और एक बहुत अच्छी स्कीम जो पहले हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन करते थे, अब हमने उसे थ्रू आउट द सेशन ओपन रखा है कि अगर आप अपने साथ किसी भी स्टूडेंट को रेफर करके लेकर आते हैं तो पर स्टूडेंट बच्चों आपको रेफरल का कैशबैक मिलेगा 500 रुपीज का। एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चा लाते हैं और वो रजिस्टर हो जाता है तो आपको 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 बच्चे लाते हैं तो आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। आप बहुत मैथमेटिकली एक्टिव बच्चे हैं, बट 2 साल से आप सभी बच्चे घर पर बैठे हैं। 2 साल बार बार क्यों बोल रहा हूं बच्चों, 2 सेशंस हो चुके हैं आप लोगों को घर बैठे हुए। अगर मैं आपसे बात करूं 12th के आप लोगों के 2020 के एग्जाम्स आप जानते हैं कैसे आप लोगों के हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकल चुका है, सेकंड सेमेस्टर निकल चुका है, अब ये आया है हमारा थर्ड सेमेस्टर। तो ये सेमेस्टर जो आपका थर्ड आया है एंड ऑनवर्ड्स, अब आपको समझ में आएगा कि आप ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको इसमें कितना टाइम डिवोट करना है, कितने एफर्ट्स पुट ऑन करने हैं। तो ये सब चीजें ही आपको बच्चों आगे लेकर जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसका नाम क्या है जी, इनकम टैक्स। आज की क्लास में बच्चों मैं इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो आइए जरा एक रजिस्टर ओपन करेंगे, एक पेन ओपन करेंगे आप सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ जो मैं लिखूंगा वो आपने भी लिखना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। आप सभी सोचते होंगे सर हमें तो पता है इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको कुछ अच्छे से समझाऊंगा और आपको जो मैं लिखने को बोलूंगा वो आप सभी बच्चे लिखेंगे। बच्चों टैक्स क्या होता है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि टैक्स क्या होता है, तो वो कहता है, बच्चे बोला सर जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे हम टैक्स बोलते हैं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा क्या आप विलिंगली टैक्स पे करते हैं, तो बच्चे ने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा फिर टैक्स वर्ड का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है। तो टैक्स वर्ड का मतलब होता है बच्चों, टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। किसी भी कानून के अंतर्गत जब गवर्नमेंट हमसे कुछ जबरदस्ती चार्ज करती है तो उसे हम बोलते हैं टैक्स। तो बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने टैक्स के बारे में क्या बोला है बच्चों, टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब समझते हैं ना, वसूली। जैसे भाई लोग आते हैं ना गन पॉइंट पे पैसा लेकर जाते हैं, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट हमें एक एक्ट दिखाती है, उस एक्ट का एक सेक्शन दिखाया जाता है और बोला जाता है कि आपको इसके अंतर्गत हमें ये टैक्स पे करना है, ये अमाउंट पे करना है। तो टैक्स वर्ड का मतलब क्या हुआ जी, टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। तो इस लाइन को हम सभी बच्चे लिख लेते हैं। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा आर यू विलिंग टू पे द टैक्स, तो बच्चे ने कहा नो सर। तो हम क्या बोलेंगे जी, वी आर नॉट विलिंग टू पे द टैक्स। बात समझ में आ रही है। टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट। Nobody is willing to pay the tax. We all are forced to pay the tax. जबरदस्ती हमें ये टैक्स पे करना पड़ता है। तो चलिए जी ये 2 लाइंस जो मैंने आपके सामने बोली हैं इसे लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो टैक्स वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया है बच्चों, टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। किसी भी कानून के अंतर्गत जब गवर्नमेंट हमसे कुछ जबरदस्ती चार्ज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्स बोलते हैं। तो लिखिए जरा, नोबडी इज विलिंग टू पे द टैक्स. We all
आर फोर्स्ड टू पे दी टैक्स। जो बात मैं बोलूंगा वो आपको लिखकर दिखाऊंगा और आप सभी बच्चे नोट करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बच्चों 100% मार्क्स आते हैं यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, सबके आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। अगर मैं आपको बात करूं पास्ट बच्चों की अपने, तो बहुत सारे बच्चे हर सेशन में 100% मार्क्स लेकर आते हैं। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर 100% मार्क्स नहीं है, वो तो आपके आएंगे ही आएंगे जब आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। मेरा मेन मोटिव है बच्चों आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लाइव बनाने का, ताकि आपका मन करे कि मुझे इनकम टैक्स की क्लास को देखना है, इनकम टैक्स की क्लास में मजा आ रहा है। और बच्चों मैं आप लोगों से वादा करता हूं इस बात का, ओपन चैलेंज है, अगर आप किसी भी क्लास के बाद मुझे बोलेंगे कि सर हमें आज की क्लास में मजा नहीं आया है, तो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। इतना मेरा आपसे वादा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब बच्चों की सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं तो सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा मेन मोटिव यहां पर बच्चों आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है और उसे परमानेंटली आप लोगों के माइंड में स्टोर करना है। तो यहां पर मैंने आपको टैक्स वर्ड का मतलब बताया है और उसे मैंने आप लोगों के सामने लिख कर दिखाया है। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों टैक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आगे चलकर उसके बारे में समझते हैं और फिर मैं उसके बारे में आपको लिखवा देता हूं। लो बच्चों मैंने क्या बोला है जी, टैक्स हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चलो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं, आप मुझे खुद बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताना, क्या आज तक आप सभी बच्चों ने क्या इनकम टैक्स पे किया है? आंसर इज नो। क्यों नहीं पे किया है? क्योंकि आपने इनकम को अर्न ही नहीं किया है। तो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बट जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, किसी कैफे में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो क्या वो जीएसटी लगाने से पहले आपसे पूछता है कि आप कुछ अर्न करते हैं या नहीं? वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछता है और बिल में स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनवॉइस में स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज कर देता है जीएसटी। तो मुझे बताइए बच्चों जीएसटी कौन सा टैक्स हुआ? जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मैंने एग्जांपल की फॉर्म में आपको समझाया है। अब मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन ऑफ विच, आई रिपीट, द बर्डन ऑफ विच passes on to the person with respect to their income। मतलब अगर आप इनकम को अर्न करेंगे तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, और जितनी जितनी ज्यादा इनकम आप अर्न करते जाएंगे उतना उतना आपका टैक्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा। हमारे यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है बच्चों, जो मैं आपके सामने इनकम टैक्स की बात करूंगा, ये एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर विल बी द टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। तो ये सब बातें हम ब्रीफली आप लोगों के साथ अभी मैंने रखी हैं और इसे हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे लेकर चलेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? द बर्डन ऑफ विच passes on to the person irrespective of their income। देखो बच्चों दो वर्ड्स का कमाल है। डायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बोला था, आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे प्लीज। डायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बोला था? द बर्डन ऑफ विच passes on to the person with respect to their income। और यहां क्या बोल रहा हूं? द बर्डन ऑफ विच passes on to the person irrespective of their income। मतलब इनकम हो या इनकम ना हो, आपको ये वाला कौन सा वाला इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। तो अब मैं आपको इसके सामने इसकी डेफिनेशन लिखकर दिखाता हूं और फिर हम आगे चलेंगे। तो बच्चे लिखिए जरा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन ऑफ विच passes on to the person with respect to their income। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बच्चों, तो मुझे बताइए अभी आपके सामने मैंने क्या बोला है एग्जाम्पल में?
इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें बच्चों, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, लिखेंगे आप सभी बच्चे, द बर्डन ऑफ विच, I repeat, the burden of which passes on to the person irrespective, I repeat, irrespective of their income। यहां मैंने बोला था बच्चों विद रिस्पेक्ट, और यहां क्या बोल रहा हूं जी, इररिस्पेक्टिव। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द बर्डन ऑफ विच पासिस ऑन टू द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। इनकम हो या इनकम ना हो, आपको ये टैक्स पे करना होगा। तो एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा बच्चों? अभी मैंने एक एग्जाम्पल तो आप लोगों के सामने रखा था, जीएसटी, जिसे आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, कस्टम लॉस एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, टैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। हाँ, मेरी जो क्लास चल रही है ना बच्चों, आप लोग बोलिए, लाइव फील कीजिए, आपको मजा आएगा। मैं कह रहा हूं बहुत मजा आएगा। एक बारी मुझे आगे चलने दीजिए, आपकी जैसे ही 3-4 क्लासेस हो जाएंगी, मुझे आप जब फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़े से एफर्ट्स अब पुट ऑन करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको टैक्स वर्ड का मतलब बताया, फिर मैंने आपको बताया टैक्स हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों की डेफिनेशन के बारे में बताया, दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। तो बच्चों कोई मुझे बताएगा जीएसटी हमारी कंट्री में कब आया है? आप सभी बच्चे 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं, इस वर्ड के बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगा। आज की क्लास में बच्चों हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, वो तो हमने करना ही है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जिससे आपको लगे कि इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सेशन में जो आप मेरे साथ करने वाले हैं, आपका ये जो सेमेस्टर है, आप क्या क्या सीखने वाले हैं, कहां कहां आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो कभी आप सोचा करते थे कि इसके बारे में भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या कोई मुझे इसे एक्सप्लेन कर सके। तो बच्चों आइए जरा अब मैं आपको बताता हूं जीएसटी हमारी कंट्री में कब आया और इससे पहले क्या हुआ करता था। ये बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि मैं ऑफ द ट्रैक क्यों जा रहा हूं, ये बच्चों आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपसे कोई बाहर पूछे 1 महीने 2 महीने के बाद कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं धीरज सर से, तो वो आप कह देंगे कि मैं तो इनकम टैक्स पढ़ता हूं। तो किसी ने कहा जीएसटी क्या होता है, आप कहेंगे वो तो हमारा 6th सेमेस्टर में आएगा, या प्रोग्राम वाले कहेंगे 5th सेमेस्टर में आएगा। बच्चों तब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए। जीएसटी नहीं समझाऊंगा मैं आपको, बट एक सिनेरियो आपके सामने रखूंगा कि जीएसटी हमारी कंट्री में आया तो उससे पहले हमारी कंट्री में कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे। तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पर, यहां तक आप सभी बच्चे लिख चुके हैं, नहीं लिखा है तो एक बारी पॉज करेंगे और नोट करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जैसे ही पेज कंप्लीट कर दूंगा आप उसे नोट कर लेंगे। चाहे तो पॉज करके नोट करिए या आप एक बारी में मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। बच्चों जीएसटी हमारी कंट्री में जब आया, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा ये वो कौन सा दिन था। बच्चों 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारी कंट्री में आया। तो कोई मुझे बताएगा इससे पहले क्या हुआ करता था, बिफोर जीएसटी हमारी कंट्री में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। बच्चों ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बारे में पता होना। चलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं बात करूं बच्चों, एक हमारे पास होता था एक्साइज ड्यूटी, एक हमारे पास था बच्चों सेल्स टैक्स, एक हमारे पास था बच्चों सर्विस टैक्स,
और कस्टम्स पहले भी था और कस्टम लॉ आज भी है। ठीक है जी, कस्टम्स लॉ। तो मुझे कोई बताएगा कि एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी? हमारी गवर्नमेंट का ना एक मोटिव था जीएसटी लाने के पीछे, वन नेशन वन टैक्स। मतलब इतने मल्टीपल टैक्सेशन का जो बर्डन हम लोगों को बियर करना पड़ता था, वो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों के लिए हम एक सिंपल प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जिसमें कंप्लायंस आपके लिए इजी हो जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टैक्स इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने बोला था। बट आज तक जीएसटी बच्चों हमारी कंट्री में अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा चेंजेस डेली बेसिस पर आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, क्लैरिफिकेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी एक ये नया लॉ है, इसको आए हुए बच्चों अभी 4 इयर्स हुए हैं। 1 जुलाई 2017 को ये आया है। और अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो बच्चों वो इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है वो है 1961, वो है 1961 से चलता हुआ लॉ। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक्साइज ड्यूटी। एक बच्चा कहता है सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो? मैंने कहा सुनना लायक, अगर नहीं सुनेगा तब भी सुनना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना इसके बारे में हमें पता ही नहीं होना चाहिए। और क्या हमारी कंट्री में आज ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? आंसर इज नो। अभी सुनते जाओ, समझते जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने क्लास में पूछा बच्चे से, मुझे बताओ कि एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी? क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है, बिफोर जीएसटी। तो एक बच्चे ने सोचा, सब बच्चे सोचने लगे नालायकों के दिमाग में। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब मैं ऐसी बात करता हूं ना तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप सुनिए जरा, मैंने आपसे पूछा कि एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी, तो 99% नालायक बच्चों के दिमाग में क्या आता है? बच्चा सोचता है शायद कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो नालायकों ऐसा नहीं है। एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी? जब 4M सेटिस्फाई होते थे। आई रिपीट, कितने M बोला मैंने बच्चों? 4M। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये 4M का मतलब क्या है। चलते चलिए मजा अपने आप आता जाएगा। सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, 10 इयर्स 100% कंप्लीट होंगे, हर चीज 100% कंप्लीशन पे जाएगी, रिवीजन होगी, सब कुछ होगा, नोट्स आपको मिलेंगे, आपने सिर्फ क्लास को अटेंड करना है। इतना भी अगर आप नहीं करेंगे नालायकों तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए जरा, एक्साइज ड्यूटी के लिए मैंने आपको बोला है 4M सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अब मैं इन 4M के बारे में आपको बताना चाहूंगा। और आपके दिमाग में, आप लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज में भी बच्चों एक्साइज ड्यूटी के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा, बट वहां पर किसी ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि तब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे पढ़ते थे और आगे चल पड़ते थे। बट आज वो सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है कि अब अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्साइज ड्यूटी कहीं पर भी बच्चों इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं है। हमें देखना है जहां पर भी ये 4M सेटिस्फाई हो रहे हैं। फर्स्ट M क्या कहता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग। देख लो बच्चों, जान है ये। मतलब जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और वो भी कहां पर? इन इंडिया। क्या बनाते थे बच्चों? सेकेंड M सेज मूवेबल प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं घर बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, तो क्या एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो। पेन बनाएंगे, रजिस्टर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फैन बनाएंगे, लाइट बनाएंगे, एसी बनाएंगे, इन्वर्टर बनाएंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। और कौन से प्रोडक्ट्स की है बच्चों? मूवेबल प्रोडक्ट्स की। थर्ड M क्या कहता है बच्चों? आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल होना चाहिए। मार्केटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेलेबल होना चाहिए, बिकने योग्य होना चाहिए। फोर्थ M कहता है आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो मेंशन होना चाहिए। कहां पर? इन सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। मैंने लिखा सेटा। आप सभी बच्चे फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट सेटा में मेंशन होता था और उसके आगे रेट ऑफ ड्यूटी लिखी होती थी, तभी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती थी। अब समझिए, एक भी M अगर मिसिंग हुआ
तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। 4M सेटिस्फाई होने चाहिए थे। फर्स्ट M मैंने क्या बोला बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मूवेबल प्रोडक्ट। और वो क्या होना चाहिए? मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? सेलेबल, बिकने योग्य होना चाहिए। और लास्ट में क्या बताया? वो कहां मेंशन होना चाहिए? इन सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगती थी। तो आगे चलिए, सेकेंड। चलो पहले सेल्स टैक्स से ना मैं सर्विस टैक्स समझा देता हूं, छोटा सा है, 1 मिनट लगेगा। सर्विस टैक्स कब लगा करता था? जब हम सर्विस प्रोवाइड करते थे। सर्विस प्रोवाइड। आप सभी रेस्टोरेंट्स में जाते थे, सलून्स में जाते थे, पार्लर में जाते थे, तो जब भी आप कोई सर्विस अवेल करते थे तो आप एक कंपोनेंट देखते थे, एक टैक्स कंपोनेंट देखते थे, जिसे आप जानते हैं किस नाम से? सर्विस टैक्स के नाम से। एक नालायक खड़ा हो गया, सर आपको नहीं पता, आज भी चलता है ये हमारी कंट्री में, मैंने देखा है रेस्टोरेंट में। नालायक को मैंने बोला, बेटा उसके साथ पता है क्या लिखा होता है? सर्विस चार्ज लिखा होता है, सर्विस टैक्स नहीं लिखा होता। बच्चों सर्विस चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? टिप जो आप देकर आते हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले लिख देते हैं वी चार्ज एक्स्ट्रा 10% सर्विस चार्ज। वो आपकी मर्जी है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, आप चाहें तो सर्विस चार्ज पे कीजिए, चाहे तो आप मना कर दीजिए। अगर आपको सर्विस में मजा नहीं आया है तो आप बोल दीजिए कि मैं सर्विस चार्ज पे करने के लिए रेडी नहीं हूं। पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पहले ही मेन्यू में मेंशन कर देते हैं कि वी चार्ज एक्स्ट्रा 10% एज सर्विस चार्ज। तो आप पहले ही पढ़ लीजिए, बाद में मना वो शायद आपको नहीं करने देंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग दिमाग से काम लेंगे तो आपको हर चीज मैं बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप अपनी कंट्री में देखते हैं। तो मैंने क्या बताया? सर्विस टैक्स कब चार्ज किया जाता था? जब हम क्या प्रोवाइड करते थे बच्चों? सर्विस प्रोवाइड करते थे। वहां पर 2 पार्टीज हुआ करती थी, एक होता था सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं आपसे बात करूं आज के सिनेरियो में, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं जी? सर्विस प्रोवाइडर। और आप सभी कौन है जी? सर्विस रिसीवर, या फिर हम बोल सकते हैं सर्विस रेसिपिएंट। बात समझ में आ रही है? सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं आपसे नॉर्मल सिनेरियो में बात करूं, अगर मैं आपसे पुराने के टाइम की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, बिफोर 1 जुलाई 2017 की बात कर रहा हूं, अगर हम कोचिंग वाले आप लोगों से सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, जब हम ही चार्ज नहीं करेंगे तो आप भी हमें पे नहीं करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट से चार्ज करता है और अल्टीमेटली उस पैसे को गवर्नमेंट को पे करता है। आप समझ लीजिए, कोई भी टैक्स का पैसा कोई पर्सन नहीं रख सकता। अल्टीमेटली वो कहां जाएगा जी? हमारी गवर्नमेंट के पास जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या कहता है? नो वन इज एंटाइटल्ड टू एंटरटेन हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। आप सभी को किसी और के पैसे पर मजे करने का कोई अधिकार नहीं है। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का है तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स मैं स्टार्ट कर दूंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। अभी मुझे आपको समझाना है कि आपका जो सराउंडिंग्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो एक बात आपको समझ में आ गई है, बिफोर 1 जुलाई 2017 मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्या लगती थी बच्चों? कौन सा टैक्स लगता था? वो था हमारा सर्विस टैक्स। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है ना बच्चों, एक और टैक्स लिखा था, सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स कब एप्लीकेबल हुआ करता था? जब भी हम बच्चों क्या करते थे? सेल करते थे। तो एप्लीकेबल क्या हो जाता था जी? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों के सामने, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स का हुआ करता था। एक था बच्चों लोकल सेल्स टैक्स और एक हमारे पास था बच्चों सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझाऊंगा आपको, हर चीज समझाऊंगा। लोकल सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है? आज मैं दिल्ली में बैठा हूं बच्चों, दिल्ली से दिल्ली अगर मैं सेल करता हूं, विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम टेरिटरी अगर मैं सेल करता हूं, तो उस सेल को हम क्या बोलते थे बच्चों? लोकल सेल।
तो लोकल सेल पर कौन सा टैक्स लगता था, जिसे हम बोलते थे LST, लोकल सेल्स टैक्स। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से कर्नाटका किसी और स्टेट में सेल करूंगा, जिसे हम इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, तो वहां पर कौन सा टैक्स लगता था बच्चों, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं इंट्रा स्टेट सेल। जब हम विद इन दी सेम स्टेट सेल करेंगे तो कौन सा टैक्स लगा करता था जी, लोकल सेल्स टैक्स। और जब हम इंटर स्टेट, इंटर का मतलब क्या होता है जी, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, इंटर स्टेट सेल करेंगे तो कौन सा टैक्स लगा करता था जी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे हम CST के नाम से भी जानते थे। बात समझ में आ रही है? अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप सभी बच्चों को समझना, सुनना, लर्न करना और इसकी अंडरस्टैंडिंग को परमानेंटली रिटेन करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा कहता है सर हमने तो सुना ही नहीं लोकल सेल्स टैक्स क्या होता है, हमने तो कोई और चिड़िया के बारे में सुना है। मैंने कहा मैं बताता हूं वो चिड़िया आपने कौन सी सुनी है, वो है आपकी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे आप वैट के नाम से जानते हैं। अभी आपको बताऊंगा बच्चों, LST में ना बहुत ज्यादा कमियां हुआ करती थी, लिमिटेशंस थी, गवर्नमेंट को बहुत लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने LST को एबॉलिश किया। तो यहां तक आप सभी बच्चे नोट कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चलूंगा। LST लोकल सेल्स टैक्स को हमारी गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया और इसकी जगह पर इंट्रोड्यूस किया, जिसे आप जानते हैं आप सभी बच्चे वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से, वैट के नाम से। तो एक समझदार बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, वैट कब लगा करता होगा या कब लगता है? आज भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं, आप वैट देखते हैं, आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, पब में जाते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा ऐसा आप लोग नहीं करते होंगे, बट फिर भी अगर आप गए हैं तो आपने जरूर देखा होगा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, GST जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 में ऑफ CGST एक्ट 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST के दायरे से बाहर रखा हुआ है, परमानेंटली GST से बाहर रखा हुआ है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मुझे बताइए, अगर जिस प्रोडक्ट पर आज की डेट में GST नहीं लग रहा है तो क्या उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? उस पर वही टैक्स लगेगा जो पहले चला करता था हमारी कंट्री में। वो क्या था बच्चों? वैल्यू एडेड टैक्स। तो आप जब भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर 20% वैट लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में भी। तो ये सब चीजें हमें पता नहीं होंगी तो बात कैसे बनेगी बच्चों? 6 सेमेस्टर में जाकर मैं अगर आपको समझाऊंगा, 3 साल आपके निकल चुके होंगे, तब जाकर आप रेस्टोरेंट्स में जाकर के नोट करना स्टार्ट करेंगे तो मजा थोड़ी आएगा, तो ये सब्जेक्ट लाइव थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको डे 1 से वो सारी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं बच्चों, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको रियलाइज हो जाएगा ये सब कुछ कि इनकम टैक्स पढ़ने का जो मजा आना चाहिए था वो आप लोगों को मिल चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सब्जेक्ट परमानेंटली आपके माइंड में आ चुका है। तो यहां पर मैंने आपको बताया बच्चों, वैट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वैट हमारा इंटर स्टेट में लगा करता था या लगता है या इंट्रा स्टेट में? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए इंट्रा स्टेट। बात समझ में आ गई है आप सभी बच्चों को? हाँ जी सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, सुनना जरा। पहले के टाइम पर मैन्युफैक्चरर के ऊपर एप्लीकेबल क्या होती थी? एक्साइज ड्यूटी। सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एप्लीकेबल क्या होता था? सर्विस टैक्स। और अगर हम सेल करते हैं तो कौन सा एक्ट लगता था बच्चों? सेल्स टैक्स लगता था। उसमें फिर 2 चीजें थी, एक था वैल्यू एडेड टैक्स और एक था हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स का पार्ट है? वो है बच्चों डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बात करूं GST, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। GST से पहले हमारी कंट्री में क्या हुआ करता था? वो मैंने आपको 3 टैक्सेस बता दिए, एक था एक्साइज ड्यूटी, एक था सर्विस टैक्स और एक हमारे पास क्या था जी बच्चों? सेल्स टैक्स।
अब सोच कर बताना, जिसकी सेल पर आज भी वैट लग रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? आंसर इज यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने हमें पागल बनाया वन नेशन वन टैक्स के नाम से। मतलब आज भी एक्साइज ड्यूटी मरी नहीं है, आज भी वैल्यू एडेड टैक्स मरा नहीं है। सिर्फ अगर किसी का जन्म हुआ था और जिसकी मृत्यु हुई है वो है सर्विस टैक्स। बच्चों सर्विस टैक्स का जो लाइफ स्पैन है वो सबसे छोटा रहा है 1994 के। अब आप कहेंगे सर ये कहां पहुंच गए? अरे बच्चों हमें तो पता है और मुझे मन करता है आपको बताने का कि सबसे छोटा अगर मैं लाइफ स्पैन आपके सामने बात करूं तो वो सर्विस टैक्स का है। 1994 में जन्म हुआ और 2017 में मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे छोटा अगर लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो वो कौन से टैक्स का रहा है? वो है सर्विस टैक्स। बच्चों मैं सर्विस चार्ज की बात नहीं कर रहा, वो टिप होती है, उसे हम कोई टैक्स की फॉर्म में नहीं रखते हैं। वो एक टिप है जो आप रेस्टोरेंट वालों को, होटल्स वालों को देकर आते हैं। वो भी हमारी गवर्नमेंट ने बोल रखा है, कोर्ट ने बोल रखा है, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो दें और हम चाहे तो मना कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताना, जीएसटी आने के बाद, अभी कस्टम्स पे आऊंगा, कस्टम्स तो आज भी वैसा ही चल रहा है। जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट कहती है खत्म हो गई, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सेल्स टैक्स मतलब कि वैट और सीएसटी खत्म हो गया। बट जिन प्रोडक्ट्स पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे पेट्रोल है, डीजल है, उन पर आज भी वैट लगता है। टेम्परेरी जीएसटी से बाहर है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और अगर मैं बात करूं आईजीएसटी एक्ट की तो वहां पर भी 5 सबसेक्शन 2 में 5 प्रोडक्ट्स टेम्परेरी बाहर हैं जीएसटी से और एक प्रोडक्ट परमानेंटली बाहर है जो मैं आपको बता चुका हूं, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। टेम्परेरी जो प्रोडक्ट्स बाहर हैं उनमें आप जान लीजिए पेट्रोल है हमारा, डीजल है हमारा, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, नेचुरल गैसेस है और मोटर स्पिरिट जिसे आप कॉमनली नोन एज पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैसेस हैं हमारी। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि टेम्परेरी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। कौन कौन सी 5 चीजें हो चुकी हैं? एक पेट्रोल हो गया बच्चों, एक डीजल हो गया आपका हाई स्पीड डीजल जिसे हम बोलते हैं, और एक पेट्रोल हो गया जिसे हम मोटर स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैसेस हो गई, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों के सामने तो जो नेक्स्ट है जिसे आप बोलते हैं हाई स्पीड डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें हमारी बच्चों टेम्परेरी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे बच्चों, एक चीज परमानेंटली बाहर है जिसका नाम है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 5 चीजें टेम्परेरी बाहर हैं जिसमें हमारा क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है जिसे मोटर स्पिरिट बोलते हैं, एक डीजल है, नेचुरल गैसेस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है। ये जो टेम्परेरी बाहर हैं जिन पे आज भी जीएसटी नहीं लग रहा है तो उन पे क्या कोई और टैक्स नहीं लग रहा होगा? उन पर पहले वाले टैक्सेस लग रहे हैं। बट अगर इन टेम्परेरी और परमानेंट जो बाहर है, इन 6 चीजों के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो बाकी सभी चीजों पर कौन सा टैक्स चल रहा है हमारी कंट्री में? उसका नाम क्या है जी? जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं बच्चों, प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है? चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप सेलर हैं, मतलब कि सेल कर रहे हैं, तीनों ही केस में कौन सा टैक्स लगेगा बच्चों? जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिनेरियो में मैन्युफैक्चरर हो तब भी कौन सा टैक्स लगाएगा? जीएसटी। सर्विस प्रोवाइडर हो तब भी कौन सा टैक्स लगाएगा? जीएसटी। सेलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, वो कौन सा टैक्स लगाएगा बच्चों? जीएसटी। बात समझ में आ चुकी है। उन प्रोडक्ट्स को छोड़ दें जो कि परमानेंटली और टेम्परेरी बाहर है, बाकी सब पर कौन सा टैक्स लग रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चों? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कस्टम्स। बच्चों कस्टम्स लॉ की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 2 ड्यूटीज होती हैं। एक होती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक हमारे पास होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी।
इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी इंडिया में लेकर आना, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया से कुछ भी बाहर लेकर जाना, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज। एक्सपोर्ट को बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर रखा है। ड्यूटी फ्री का मतलब है यहां पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई ड्यूटी नहीं लगती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में बच्चों फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी जब भी हमारी कंट्री में आएगी तो मुझे बताइए, आज मेरी पॉकेट में अगर 10,000 यूएस डॉलर्स हैं तो क्या मैं इंडियन मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं? कुछ खाने की आइटम, कुछ क्लोथिंग वगैरह कुछ भी परचेज कर सकता हूं? आंसर इज नो। मुझे कौन सी करेंसी चाहिए? मुझे INR चाहिए, इंडियन रुपीस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं फॉरेन करेंसी को सेल करूंगा और बाय क्या करूंगा जी? मैं इंडियन करेंसी को बाय करूंगा। जिसे हम बाय करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है और उसके मार्केट प्राइसेस इंप्रूव हो जाते हैं। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चों अगर हम बात करें तो $1 की वैल्यू मोर देन 75 रुपीज हो रखी है। मतलब अगर हम मोर देन 75 रुपीज देंगे तब जाकर हमें $1 मिलेगा। $1 इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है हमारी कंट्री में। अगर आप चेक करें ये वेरिएशन किस चीज पर डिपेंड करती होगी? ये सभी वेरिएशंस बच्चों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, फॉरेन करेंसी ज्यादा इंडिया में लेकर आएंगे तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होगी। अदरवाइज सोच कर देखिए, अगर आप कुछ भी इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो आप इंडिया से बाहर बच्चों INR नहीं भेजेंगे, आप भेजेंगे फॉरेन करेंसी। बट आपके पास इंडिया में क्या है जी? INR। तो आप ऑथराइज्ड एजेंट या बैंक की अगर मैं बात करूं, आप बैंक में जाकर क्या करेंगे? आप कहेंगे ये लीजिए इंडियन रुपीज और मुझे दे दीजिए फॉरेन करेंसी। तो आप इस केस में डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू, उसके प्राइसेस एप्रिशिएट करेंगे। हम उल्टा कर रहे हैं इंपोर्ट करके। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट कहती है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज में, थियोरिटिकली पढ़ा है, प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे इन सभी चीजों को। टाइमली मैं आपके साथ हर चीज वो डिस्कस करूंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। बच्चों आप सोचेंगे इनकम टैक्स कब शुरू होगा? वो तो नेक्स्ट क्लास में होना ही है, उसके बाद तो करना ही हमने इनकम टैक्स है। क्या उसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए? मेरा फर्ज है और मैं आपको बताऊंगा, और ये आपको सुनना ही पड़ेगा आपकी अपनी नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस के लिए। जब हमें दो बातें एक्स्ट्रा पता होती है ना, हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। मेरा वो काम नहीं है सिर्फ सिलेबस कराया, बच्चों के मार्क्स आ गए, चलो आगे। नहीं बच्चों, मुझे आपको इस सब्जेक्ट से प्रैक्टिकली अवेयर कराना है। जब मैं ITR फाइलिंग सिखाऊंगा तो भी मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने रखूंगा। हमारा तो काम है बच्चों बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ITR तो हम बचपन से फाइल कर रहे हैं, मतलब 15 साल हो चुके हैं इन सब चीजों को करते हुए। तो आपको अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो क्लासेस मुझसे अटेंड कर रहे हैं, आपने अटेंटिवली इन क्लासेस को अटेंड करना है। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी आज भी हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है और बहुत अच्छी खासी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है, जिसे आप कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों कस्टम में एक तो ड्यूटी फ्री हो चुकी है, तो जो एप्लीकेबल है वो कौन सी है जी? इंपोर्ट ड्यूटी। ये सब चीजें हम करेंगे जब मैं आपको GST का सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? इनकम टैक्स एंड ई फाइलिंग। नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, और 6th सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा GST। प्रोग्राम वाले बच्चों की बात करें तो 5th सेमेस्टर में उनको मैं पढ़ाऊंगा GST। तो अब आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक, और ये मेरा वादा है आपसे, और आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार मेरे साथ स्टार्ट करके देखिए सिलेबस को, मजा आपको आने लगेगा, नॉलेज आपकी बढ़ने लगेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है इतनी सी बात? अब हम आगे चलते हैं। अब मैं कुछ और नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूं। आगे चलिए बच्चों, एक बिल होता है, एक बिल होता है, बिल। ये एक्ट कैसे बनता है? बिल से एक्ट बनने की कहानी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे ही बच्चों आप लोग फीस पे कर देंगे, 2 क्लासेस तक आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, मतलब 2 डेमो सेशंस मिलेंगे। फर्स्ट आपका ये इंट्रो सेशन है। कोई ये ना सोचे कि ये वेस्टेज है, ये आपके लिए प्रेस्टिजियस है। पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हमारी चल रही है आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए।
नेक्स्ट क्लास हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास रहेगी। वो दोनों आज वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास को मिला करके आपके 2 डेमो फ्री सेशंस रहेंगे। थर्ड क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको फीस पे करनी होगी। उसके लिए मैं आपको आज की क्लास में अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे भी 2 क्लासेस के बाद क्लासेस को ज्वाइन करना चाहेंगे वो मुझे कॉल करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इन केस अगर कॉल पिक नहीं होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि सर हमने आपके 2 डेमो सेशंस देख लिए हैं और हम क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा फीस का सिनेरियो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट आकर कैश पे करना चाहते हैं वो कैश पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से आप पे कर पाएंगे। वो सब चीजें हमारी रहेंगी बच्चों सेकंड क्लास के बाद की बात। अभी समझते हैं एक बिल से एक्ट कैसे बनता है। बच्चों आपको पता है हमारी पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेज हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस हमारा होता है लोकसभा और अपर हाउस हमारा होता है राज्यसभा। आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों एक स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो है वो ओवरऑल हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है। और अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री या जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे कौन है जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो समझने वाली बात यहां पर क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों। जब भी कोई बिल हमारी कंट्री में लेकर आते हैं तो कौन लेकर आएगा? क्या मैं बिल लेकर आऊंगा? मैं यहां बैठा हूं, क्या मैं बिल लेकर आ सकता हूं? आंसर इज नो। अब सुनना, एक कहानी आपको सुनाता हूं। Whenever a lawmaker makes the law, ये सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं लर्न अभी हो जाएंगी, लिखा हुआ आपको फीस पे करते ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचे सर अब क्यों नहीं लिख रहे आप। अब मेरा काम आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं, whenever a lawmaker, जब भी कानून मंत्री को लॉ बनाना है, whenever a lawmaker makes the law, he first makes the draft for it। तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनाता है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाता है और उस रफ स्ट्रक्चर को, उस ड्राफ्ट को वो इंट्रोड्यूस करता है। कहां इंट्रोड्यूस करता है? वो इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं हमारे पास बच्चों, एक होता है लोअर हाउस जिसे हम बोल रहे हैं लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। दोनों हाउसेज में ये बिल बच्चों पास होता है। जब तक ये बिल दोनों हाउसेज में पास हो रहा है तब तक हम इसे बिल ही बोलेंगे। जब ये दोनों हाउसेज में पास होने के बाद फिर ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बात समझ में आ रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट प्रोवाइड कर देते हैं, अपने सिग्नेचर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो बिल बन जाता है एक्ट। तो ये बिल से एक्ट बनने की कहानी है। Whenever a lawmaker makes the law, he first makes the draft for it and introduces such draft in the parliament. In parliament, we have 2 houses. First one is the Lok Sabha and the second one is the Rajya Sabha. When passed by both the houses, it is sent to the President of India. President of India has to sign the bill. अब ये एक बात बताइए, क्या प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज साइनिंग द बिल। और अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है तो लॉ मेकर के पास जाएगा, चेंजेस होंगे, जो चेंजेस बोले हैं प्रेसिडेंट ने वो चेंजेस होंगे, फिर दोबारा ये दोनों हाउसेज में पास होगा। अब दोनों हाउसेज में पास होने के बाद ये फिर से कहां जाएगा बच्चों? ये फिर से जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो क्या सेकंड ओकेजन पर हमारे प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो। ऑन द सेकंड ओकेजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन द बिल। बात समझ में आ रही है? सेकंड ओकेजन पर वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो उसे मना नहीं कर सकते। ही इज बाउंड टू साइन द बिल। अब उनके लिए मैंडेटरी हो चुका है इस बिल को साइन करना। और जब वो असेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं एक्ट। तो ये कहानी है बच्चों बिल से एक्ट बनने की। बात समझ में आ रही है? जिस ईयर में उस एक्ट के बारे में हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू ऑफिशियल गेजेट, उस ईयर को हम उसके नाम के साथ सफिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट जो है ये है 1961। तो ये जो 1961 है ये कौन सा ईयर है? इस ईयर में हमने पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया होगा अबाउट इनकम टैक्स एक्ट। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, हर साल बजट नाम का एक चीज आप सुनते होंगे कि बजट आने वाला है। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर, बच्चों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं एट प्रेजेंट। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब, जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी लास्ट डे ऑफ फेब आता था
अब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही इसे 1 फेब कर दिया है। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द 1st डे ऑफ फेब्रुवरी की बात कर रहा हूं, इंट्रोड्यूसेस बजट। आज के बाद आप बजट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में क्या आता है बच्चों? जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं, अगर हम रिस्पेक्टिव टैक्स एक्ट में जाकर के चेंजेस करने लगेंगे तो हर एक्ट का हमें चेंजेस लेकर आने होंगे, हर एक्ट को हमें मॉडिफाई करना होगा और वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एक फाइनेंस बिल लेकर आती है जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं। उस फाइनेंस बिल में जितने भी टैक्सेशन में जितने भी मॉनेटरी मैटर्स हैं, जहां पर भी जो चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है, वो सभी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, वो अमेंडमेंट्स ले आई जाती हैं। और बजट में क्या डिस्कस किया जाता है? बजट में डिस्कस किया जाता है आने वाले कल के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंशियल रेवेन्यूज, ये सभी चीजें हमें बजट में डिस्कस करनी है, फाइनेंस बिल में डिस्कस करनी है। तो फाइनेंस बिल जो होता है कौन लेकर आता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है ये? निर्मला सीतारमण जी। ऑन द 1st डे ऑफ फेब एवरी ईयर प्रेजेंट्स द फाइनेंस बिल। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बच्चों, फाइनेंस बिल की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिर्फ लोकसभा में पास होना चाहिए। लोकसभा किसकी है? जो हमारी मेजॉरिटी किसकी है? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ऑलवेज हमारा फाइनेंस बिल पास हो जाता है। राज्यसभा में इसके पास होने की कोई बाउंडेशन नहीं है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकती है चेंजेस, बट अगर लोकसभा मना करती है उन चेंजेस को चेंज करने में तो लोकसभा मना कर सकती है। तो फाइनेंस बिल के लिए दोनों हाउसेस की रजामंदी रिक्वायर्ड नहीं है। और एक बात, जब लोकसभा में पास हो गया है और होना ही है, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। फाइनेंस मिनिस्टर भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बिल, फाइनेंस बिल तो पास होना ही होना है। अब ये कहां जाएगा जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट रिफ्यूज इवन फॉर वंस साइनिंग द फाइनेंस बिल। मना कर भी लेंगे तो होगा क्या? जिसने बनाया है उसी के पास जाएगा और जिसकी गवर्नमेंट है उसी ने पास करना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट रिफ्यूज इवन फॉर वंस साइनिंग द फाइनेंस बिल। ही इज बाउंड टू साइन द बिल ऑन द वेरी फर्स्ट ओकेजन एंड दैट टू बी विद इन 75 डेज। बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने क्या बोला है? नॉर्मल कोई भी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफ्यूज साइनिंग द बिल फॉर वंस। बट फाइनेंस बिल अगर है, जिसे आप टेक्निकली बजट के नाम से जान रहे हैं, बजट क्या है? आने वाले कल के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में चेंजेस जो आप टैक्सेशन में लेकर आ रहे हैं। एक आम आदमी का बजट से कितना अनुमान होता है, कितना इंटरेस्टेड होता है, वो चेक करता है कि काश टैक्स रेट्स कम हो जाएं, मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो एक आम आदमी के लिए भी बजट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसे आप टेक्निकली आज के बाद क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनेंस बिल। और मैंने आपको बताया फाइनेंस बिल की रिक्वायरमेंट है, लोकसभा में पास होना है, लोकसभा में पास होगा ही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। फाइनेंस मिनिस्टर भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। राज्यसभा में ले जाएंगे, पास होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकमेंडेशन वो दे सकते हैं, माने या ना माने ये इनकी मर्जी है। अब सुनना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिफ्यूज इवन फॉर वंस साइनिंग द फाइनेंस बिल। ही इज बाउंड टू साइन द बिल ऑन द वेरी फर्स्ट ओकेजन एंड दैट टू बी विद इन 75 डेज। जब ये पास हो चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। बात समझ में आ रही है? ये क्या बन जाएगा जी? फाइनेंस एक्ट। तो मैंने आपको एक बिल से एक्ट बनने की कहानी भी बता दी, फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बनने की कहानी भी बता दी है। अब मैं आज की क्लास में जो चीजें आपको बताई हैं एक बार समराइज कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ताकि अब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर सकूं और सिलेबस के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर सकूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया टैक्स वर्ड का मतलब क्या है। बच्चों मेरी आदत है रिवीजन में जितनी ज्यादा करवाता हूं, आप लोग अगर लाइव क्लास में मेरे सामने बैठे होंगे ना, तो इनकम टैक्स आपको घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसा अभी भी हो सकता है अगर आप मेरे साथ साथ इस सब्जेक्ट को लाइव वे में पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, यही समझ लेंगे। टैक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। फिर एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ विच पासिस ऑन टू द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम इज डायरेक्ट टैक्स। The burden of which passes on to the person irrespective of their income is indirect tax. Direct tax के examples, income tax तो हमने पूरा ही पढ़ना है, जो कि इनकम से रिलेटेड है। वेल्थ से रिलेटेड टैक्स होता है, उसे हम वेल्थ टैक्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और टैक्सेस हैं, प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आपने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का एक ही टैक्स पढ़ना है, वो क्या है बच्चों? इनकम टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, जीएसटी और कस्टम लॉस। बिफोर जीएसटी क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। कस्टम लॉस पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है, एक्सेप्ट 2 ड्यूटीज वहां पर चेंज आया है जीएसटी आने के बाद, काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 और काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5। आप कहेंगे सर आप पागल हो गए हो, ये कैसे बोल लेते हो ऐसे ऐसे सेक्शंस आप नंबर्स। बच्चों पूरे इनकम टैक्स में मुझे मोर देन 1200 सेक्शंस लर्न है, तो आपके साथ मैं इन सेक्शंस को रखने वाला हूं। आपको जितने लर्न मैं क्लास में करवा दूंगा आपको यही लर्न हो जाएंगे, बट जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये सेक्शन नंबर आपने लर्न करना है, आप लर्न नहीं करेंगे। जो करवाना होगा मैं अपने आप करवा दूंगा। मेरा काम ही यही है कि मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करूं। कोई बुक खोलकर मैं नहीं पढ़ाता हूं। अगर आप लाइव क्लास मेरी देखेंगे आपके सामने जब मैं खड़ा होऊंगा तो कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, लाइव आपके साथ इस सब्जेक्ट को मैं रखना चाहता हूं, जो मैं आज की क्लास में भी कर चुका हूं और आने वाली क्लासेस में भी आपके साथ करने वाला हूं। एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल कब होती थी बच्चों, एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती थी जब 4M सेटिस्फाई होते थे। आज की क्लास को आज ही पढ़ लेंगे, आज ही समझ लेंगे, ताकि दोबारा रिकॉल करने की जरूरत भी ना पड़े। जब 4M सेटिस्फाई होते थे, पहला क्या था बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, क्या बनाना है, मूवेबल प्रोडक्ट, क्या होना चाहिए, मार्केटेबल, कहां मेंशन होना चाहिए, इन सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सर्विस प्रोवाइडर क्या चार्ज करता था, सर्विस टैक्स। सेलर क्या चार्ज करता था, सेल्स टैक्स। 2 होते थे, एक था हमारा लोकल सेल्स टैक्स जिसे हमारी गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया, उसकी जगह क्या लेकर आए थे जी, वैल्यू एडेड टैक्स। एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। बात समझ में आ रही है। कस्टम लॉज में एक है इंपोर्ट ड्यूटी और एक है हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में ड्यूटी फ्री है। फिर मैंने आपको बिल से एक्ट बनने की कहानी बताई, फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बनने की कहानी बताई है। अब मुझे बताइए इनकम टैक्स का जो पैसा है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता था बच्चों? एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। सर्विस टैक्स का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। सेल्स टैक्स में अगर हम बात करें बच्चों, सेल्स टैक्स की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी नॉलेज के लिए। ये देखो बच्चों, सेल्स टैक्स, ये जो एलएसटी है, एलएसटी की जगह क्या आ चुका है जी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, और एक तरफ क्या है जी हमारे पास, सीएसटी। वैट कब लगेगा बच्चों? जब विद इन द सेम स्टेट होगी। मान लीजिए दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जी, दिल्ली गवर्नमेंट। तो कौन सी गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा जी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। मतलब सेल्स टैक्स ही एक इकलौता टैक्स था जिसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अगर वैट की बात कर रहे हैं तो एक ही स्टेट इन्वॉल्व होगी, जो स्टेट इन्वॉल्व होगी उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। बच्चों अगर सीएसटी की बात करूं, सीएसटी का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया है जी, आपने दिल्ली से सेल की है और पंजाब में सेल की है, दिल्ली से सामान पंजाब में बेचा है, तो यहां पर सीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स को बच्चों लेवी लगाने की पावर्स, लेवी लिखा है LEVY, लेवी करने की जो पावर्स हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट जो कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की पावर है वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो बच्चा कहता है सर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली या फिर पंजाब? तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा होता था ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल मतलब जहां से सेल कमेंस हुई है। सेल कहां से कमेंस हुई है बच्चों, हमारी दिल्ली से। तो कलेक्शन भी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, पैसा भी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा जी, दिल्ली गवर्नमेंट को। बात समझ में आ रही है। सीएसटी जो था बच्चों, लेवी करने की पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, बट कलेक्शन की जो पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो बच्चों ने पूछा सर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? तो मैंने कहा बच्चों जहां से सेल कमेंस हुई है, जहां से सेल स्टार्ट हुई है। तो दिल्ली से सामान पंजाब गया है तो सेल कहां से स्टार्ट हुई है जी, दिल्ली से। बात समझ में आ गई है? यस सर। जीएसटी जो है ना बच्चों, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये भी आपको बताऊंगा जब हम जीएसटी को डिटेल में करेंगे आपके रिस्पेक्टिव सेमेस्टर में। डेस्टिनेशन बेस्ड है मतलब अगर जीएसटी की बात करें और मैंने दिल्ली से पंजाब सेल की है तो कौन सी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा, ये जाएगा हमारी पंजाब गवर्नमेंट के पास। जीएसटी जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड। बहुत सारे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे जब हम करेंगे बच्चों जीएसटी का अपना सिलेबस। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनकम टैक्स का जो आपका कोर्स है उसे हम कैसे कवर करेंगे बच्चों।
इनकम टैक्स की क्लासेस आपको हमारे एस क्लासेस के पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फीस पेमेंट के बाद आपको क्लासेस वहां पर दिखने लगेंगी। टाइमली हम लाइव सेशंस भी करेंगे कभी ना कभी जब आपको जरूरत पड़ेगी। एग्जाम टाइम्स पर आपको मैं आज की क्लास में अपना व्हाट्सएप नंबर भी देने वाला हूं। हर चीज हम करेंगे टाइमली बेसिस पर। तो एक बारी मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। बहुत सारे चैप्टर्स हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसे कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस की बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने बच्चों। सिलेबस फर्स्ट चैप्टर कौन सा है जी? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सेकंड रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसे मैं करवाऊंगा इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने चलना है। रेजिडेंशियल स्टेटस। थर्ड हमारा रहेगा बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इसमें मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा। फिर हम करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सैलरी रहेगा हमारा चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन रहेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेवेंथ कैपिटल गेन्स, एट्थ आगे लिखूंगा नेक्स्ट पेज पर। पहले आप सभी बच्चे इतना लिखेंगे, पॉज कर लेंगे। एट्थ हमारा क्या रहेगा जी? अदर सोर्सेस। सीक्वेंस चेंज कर लेंगे जैसे आप कहेंगे आपके इंटरनल्स के अकॉर्डिंग। फिर एक चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा डिडक्शंस। एक चैप्टर हमारा रहेगा एग्जेम्पशंस, जिसे आप एग्जेम्प्टेड इनकम्स के नाम से जानेंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एक रहेगा हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सब मजा आएगा, क्लास में ही लर्न करवा दूंगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक रहेगा हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। एक हमारा रहेगा एग्रीकल्चरल इनकम। बात समझ में आ रही है? एक हमारा रहेगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। एक हमारा रहेगा असेसमेंट ऑफ फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स। और मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेशंस होंगे हमारे। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये मैंने आपके सामने बच्चों सिलेबस रख दिया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 16 चैप्टर्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। आप सभी बच्चे इन्हें नोट करेंगे। आज की क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी तक इनकम टैक्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं बोला है। नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स हमने बात ही इनकम टैक्स से रिलेटेड करनी है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बच्चे ने कहा सर एक बार फर्स्ट वाला पेज दोबारा से दिखा दो, तो मैंने कहा ये लो जी, ये आपके सिलेबस का पेज नंबर 1 है। आप सभी बच्चे एक बार इसे पॉज करके नोट करिए। ये फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है। बच्चों ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये सारा सिलेबस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हर चीज आपको लिखी हुई मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, पढ़ने में मजा आएगा। आप उनका प्रिंट लेना चाहें प्रिंट निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहें, सॉफ्टवेयर में पढ़ना चाहें, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अब मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं जी। नाम मैं आपको अपना बता चुका हूं बच्चों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9211133310। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर कॉल पिक नहीं होती है तो आप एक बार व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे, कॉल मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कर लूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।